हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की इस जेक्यूरी क्लास में हम अपना पिछला लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने चीज़ बनाई थी वो हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसकी जेक्यूरी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपनी जेक्यूरी की फ़ाइल में आता हूँ और जेक्यूरी की फ़ाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं ये उसको बताता हूँ कि हम जैसे ही मैं ऐड के बटन को क्लिक करूं तो जो वैल्यू इस फील्ड के अंदर हो वो मेरे पास यहाँ पर शो हो। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर कैच करता हूँ इस बटन को, यानी कि इस बटन के लिए मैं क्लिक इवेंट बनाऊंगा। तो और इस बटन का नाम मैंने रखा हुआ था BBTN। ठीक है, यानी कि बाबर का बटन। तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म BBTN रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर डॉलर और सिंगल कोट्स के अंदर मैं हैश लिखूंगा। और अगर आप भूल जाते हैं अपने बटन का नाम तो जो भी है आप इसको, आपके सामने सारी आईडीज़ और क्लासेस आ रही होती हैं आपके सामने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने BBTN के नाम से बनाया था। इसको मैं कहता हूँ जैसे कोई क्लिक करे, ठीक है, क्लिक का इवेंट तैयार कर लेते हैं, इवेंट हैंडलर। तो मैं इसका है कि जब भी कोई BBTN को आगे क्लिक करे तो आप ऐसा करो कि आप इसकी वैल्यू हासिल करो। इसकी वैल्यू क्या है, वो है bnum1, हैश bnum1। इसको कैच करो और इसकी वैल्यू को हासिल कर लो। तो हासिल करने का तरीका है वैल्यू कि ये, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, bnum1 के नाम से ही मैं एक वेरिएबल तैयार कर लेता हूँ। ये हमारा वेरिएबल बन गया। मैंने कहा जैसे को क्लिक करे तो इसकी वैल्यू जो है वो इस bnum1 के अंदर स्टोर हो जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही वाली जो bnum1 वैल्यू है वो यहाँ पे जो हमने एक डिव बनाया था, यहाँ पर जो मैंने सोर्स कोड के अंदर बनाकर आपको दिखाया था कि हम इसका इस्तेमाल बाद में मैं करेंगे b वैल्यू के नाम से, इस डिव के अंदर शो करवाना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से अपनी कोडिंग में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, कैच करता हूँ किसको, अपनी उस b वैल्यू को, हैश b वैल्यू, इसको कैच करता हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट शो करवाता हूँ, क्या, bnum1। अब एक चीज़ है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ कोई, और ऐड को जैसे क्लिक करूँगा वो यहाँ पर शो तो हो रहा है। मैं फिर दोबारा नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा तो वो इसकी चेंज करके लिख रहा है। तो मैंने एक आपको टेक्स्ट की जगह पर अपेंड और प्रीपेंड बताए थे, अपेंड हम इसमें यूज़ करेंगे। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी देखें यहाँ पे मैं ऐड को दबाऊँगा तो ये इसके नीचे आएगा, और कोई और तो वैल्यू मैं ऐड करता हूँ तो वो उसके आगे आ रही है। अब इसका भी हल है हमारे पास। मैं यहाँ पर आकर कंकैटिनेशन करूँगा प्लस के निशान के साथ और इसके अंदर BR दे दूँगा, एक ब्रेक दे दूँगा। तो जैसे ही मैं अब इसको 1 ऐड करता हूँ तो आ गया, 12 ऐड करता हूँ तो ये इसके नीचे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो रिसेंट वैल्यू हो वो ऊपर को आए। अभी देखो मैं अगर मैं 78 लिखता हूँ तो वो 12 से भी नीचे आएगी, और इस तरह तो हमारा डाटा नीचे जाता जाएगा। मैं चाहता हूँ जो रिसेंट वैल्यू हो वो ऊपर आए और बाकी जो प्रीवियस डाटा है वो नीचे को जाता जाए। तो मैं अपेंड की जगह पर प्रीपेंड यूज़ करूँगा, ठीक है। और अब इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, और अब मैं 75 और 78 ऐड करता हूँ तो ये उसके ऊपर आया है, और 75 जो प्रीवियस डाटा था वो नीचे चला गया। फिर 1 करता हूँ वो ऊपर आया, बाकी सारा डाटा नीचे चला गया। अब ये हमारा डाटा सही चल रहा है। अब एक और चीज़ है, मैं जैसे ही ऐड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो डाटा है ये वैसे का वैसे ही रहता है। मैं कहता हूँ जैसे मैं ऐड को क्लिक करूँ तो ये 1 भी अरेज हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लगा लेता हूँ यहाँ पर कि आप ऐसा करो, डॉलर कैच करो। आप यही चीज़ को मैं कैच करवा लेता हूँ कि आप bnum1 को कैच करो, उसकी वैल्यू लो और उसको अरेज कर दिया करो। अरेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 सिंगल कोट्स डाल देता हूँ इसकी वैल्यू के अंदर। अब देखो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ये दफ़ा। अब यहाँ पे देखें 1 लिखकर ऐड करूँगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पे डाटा अरेज हो जाएगा। 12 ऐड करूँगा तो डाटा अरेज, जो भी वैल्यू लिखूँगा तो डाटा अरेज होता जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। तो मैं पहले इस वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको कर नहीं रहा। मैं साथ में ये भी कह देता हूँ कि जैसे जैसे मैं ऐड का बटन क्लिक करता जाऊँ तो यहाँ पे तो ये शो हो, लेकिन साथ में इसके अंदर भी ऐड होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड कैसे होगी, मैं यहाँ पे अब एक और वेरिएबल बनाता हूँ bnum
टू के नाम से, और उसमें मैं क्या कहता हूँ कि इसकी वैल्यू भी स्टोर कर लो। अब आप देखेंगे मैंने कहा कि बटन को जैसे कोई BTN को क्लिक करे तो इसकी वैल्यू भी स्टोर कर ले bnum1 के अंदर और इसकी वैल्यू स्टोर कर ले bnum2 के अंदर। तो स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हैश और यहाँ पे bnum2 लिख दूँगा, जैसे कि मैंने ऊपर bnum1 के लिए वैल्यू स्टोर की थी। तो ये आ गई, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ यहाँ पर एक और वैल्यू बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जैसे ही $साइन बटन को क्लिक करे तो आप हैश bnum2 को कैश करो, यानी कि उसी के अंदर ही आप इसका शो करवा दो। क्या चीज़ शो करवानी है आपने, डॉट, यहाँ पर आपने वैल्यू शो करवानी है और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हम बताएंगे कि bnum1 का एडिशन bnum1 को bnum2 में ऐड करके वहाँ पर शो करवा दो। bnum1 प्लस bnum2 ऐड करके यहाँ पे शो करवा लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक एरर आएगा 45 ऐड, और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर 45 या 12 लिखता हूँ और ऐड करता हूँ, तो ये 12 और 45 आगे पीछे आ गए। बेसिकली क्या हुआ है कि अभी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास, तो मैं इन स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में। तो उसका तरीकाकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं bnum1 की वैल्यू फिर bnum1 में ही स्टोर कर देता हूँ, बाहर से एंटी और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पहली वैल्यू लिख दूंगा bnum1 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 2 लिखकर यहाँ पर bnum2 का एक वेरिएबल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। अब मैं यहाँ पर डाटा एंटर करता हूँ 12 और एंटर करता हूँ। यहाँ पर अब एक और मसला आ रहा है। अब पहले तो वो वहाँ से डाटा ले रहा था एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसलिए उसको कोई मसला दरपेश नहीं हो रहा था क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं था उस वक़्त, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो यहाँ से डाटा स्ट्रिंग ले रहा था। लेकिन अब इंटीजर जब कुछ भी नहीं है तो वो उसके अंदर क्या ऐड करे, तो हम इसको पहले से ही एक वैल्यू साइन करेंगे कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो इसको एक वैल्यू साइन क्या की गई हो 0। तो वो मैं यहाँ पर एक वैल्यू साइन कर देता हूँ डॉलर और इसकी वैल्यू मैं बना देता हूँ। अभी मैं ये इस बटन से बाहर काम कर रहा हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो इसको वैल्यू साइन हुई हो। तो यहाँ पर मैं bnum2 जो है इसको वैल्यू साइन करूँगा 0, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी अब 0 आ रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके अंदर HTML की रिस्ट्रिक्शन ऐड की हुई है। अब ये 0 लाजमी रहेगा। अब 12 लिखूंगा तो ये 12 जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो इसका 12 और इसका 0 ऐड होकर तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, ये 12 आ गया। और अगर मैं फिर यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो ये 4 यहाँ पर भी आ जाएगा और 12 और 4 16 हो जाएगा। अब ये हमारा वर्किंग करना शुरू कर गया। अब एक और चीज़, अब मैं सेम यही वर्क किसके लिए करूँगा, UBTN के लिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब UBTN की जगह पर मैं BBTN की जगह पे UBTN लिख देता हूँ और इसके लिए unum1 unum2 और unum1 और unum2, यानी कि unum1 की वैल्यू unum1 के वेरिएबल में स्टोर हो जाए और unum2 की वैल्यू जो है वो unum2 के अंदर ही स्टोर हो जाए। और यहाँ पर भी सेम वही वर्क के मैंने इसको सेम वही किया है कि इसकी दोबारा वैल्यू स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करके सेम वेरिएबल में ही स्टोर करवा दी है। और नीचे यहाँ पर आके bval की जगह पर मैं uval लिखूँगा। और uval क्या थी ये चीज़ मैं आपको साथ बताता जाता हूँ। इसके नीचे का जो डिव था ये वाला, ठीक है, डिव uval। ये uval कौन सा है, ये ऐड के नीचे जो डिव है इसकी बात कर रहा हूँ। और अब इसके अंदर मैंने uval लिख दिया और यहाँ पे bnum1 की जगह पर unum1 और bnum2 की जगह पे unum2 और यहाँ पर आकर unum1 और यहाँ पर unum2 और यहाँ पे जो unum1 है bnum1 है इसको unum1 कर देते हैं। अब एक एरर क्या आएगा, ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसको तो पहले से वैल्यू असाइन है 0, तो इसको असाइन नहीं है तो उसको भी हम पहले से वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर unum1 को वैल्यू असाइन कर, दोनों को वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पर जो भी मैं डाटा लिखूँगा वो हमारे पास ऐड होगा और इसी तरीके से इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्किंग परफेक्टली हो रही है। इसमें 2 ऐड करूँगा तो 600 हो जाएगा।
तो ये हमारी वर्किंग हो गई इतनी कि हमारा डाटा इसमें काउंट हो रहा है। अब ये हम अरेज भी नहीं कर सकते, ये हमारे पास फिक्स वैल्यू रहेगी। अब एक और चीज़, हमारे पास रिजल्ट के बॉक्स में क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अब नीचे एक और इवेंट क्लिक इवेंट बनाता हूँ, और वो किसके लिए बनाऊंगा, वो दोनों बटन्स के लिए बनाऊंगा। वो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स देता हूँ, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं उसको बताता हूँ हैश BBTN जो है इसके लिए एक बनाओ, और कॉमा यहाँ पे सेपरेट करूँगा दो को एट टाइम, सॉरी इसी के अंदर ही, ये अभी मैंने सिंगल कोट्स ख़त्म नहीं की, इसी के अंदर आके एक कॉमा दूंगा, यानी कि दो वैल्यूज़ को मैंने एट अ टाइम कैच करना चाहता हूँ। BBTN और UBTN को मैं कैच करना चाहता हूँ कि यानी इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक हो, ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ चाहे कोई इस बटन को आगे क्लिक करे, चाहे कोई इस बटन को आगे क्लिक करे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में से माइनस कर दो। अब बेसिक बात ये है कि हमें फार्मूला जो है मैथ का आना चाहिए। अब मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए कि अगर मैंने 100 रुपया खर्चा है, बाबर ने 100 रुपया खर्चा है, तो उमर ने 50 रुपये खर्चे हैं, तो कितने पैसे वो एक दूसरे को देंगे, तो उनके पैसे बराबर होंगे। अगर मैंने 100 रुपया खर्चा है तो उमर ने 50 खर्चा है, तो 100 वाले में से 50 माइनस करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो ये वैल्यू जो होगी वो 25 रुपये बनेंगे, जो किसी ने किसी को देने होंगे। लेकिन वो किसने किसको देने हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि जिसके ज़्यादा पैसे लगे हैं। जैसे बाबर ने 100 रुपये खर्च किया था और उमर ने 50 रुपये खर्च किए थे, तो बाबर के ज़्यादा लगे हैं, सो उमर को चाहिए कि वो 25 रुपये अब बाबर को दे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस डिव के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे और नीचे हम उसको बताएंगे कौन किसको पैसे देगा। तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी कोडिंग व्यू में। तो यहाँ भी मैंने उसको बता दिया कि चाहे इन दोनों में से किसी भी बटन को क्लिक किया जाए तो सेम, अब ये जो चीज़ें हैं मुझे दोबारा चाहिए, लेकिन वो अब मुझे कौन सी चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ का मुझे कोई चक्कर नहीं है इसके लिए। तो मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, B num2 और U num2, ठीक है। तो मैं इनको कॉपीज़ कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से ये U num1 है, ये मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरीके से ये यहाँ से मुझे B num2 और ये चाहिए, इसकी कॉपी, इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेता हूँ, और इधर से आके ये num1 को ख़त्म। अब ये U num2 की वैल्यू आ गई, उसको मैंने इंटीजर बना दिया, B num2 आ गई, उसको भी मैंने इंटीजर बना दिया। अब हम यहाँ पे इफ़ की वैल्यूज़ फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन जो है वो अप्लाई करता हूँ, और कंडीशन लिखने का तरीकाकार ये होता है कि इसमें कंडीशन और इसमें हमारी स्टेटमेंट आती है। सबसे पहले तो मैं उसको यहाँ पे एक कंडीशन बताता हूँ कि अगर B num2 बड़ा हो U num2 से, मैंने उसको कहा अगर B num2 बड़ा है, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है इस वैल्यू से, तो क्या करो, डॉलर कैच करो आप। यहाँ पर मैंने एक डिटेल की आईडी बनाई थी, डिव बनाई थी। यहाँ पर मैंने एक डिटेल की और एक प्राइस की आईडी बनाई थी, डिव बनाई थी। तो मैं यहाँ पर पहले डिटेल को शो करता हूँ, फिर डिटेल को कैच करो और उसके अंदर आप शो करो, टेक्स्ट शो कर दो। क्या टेक्स्ट शो करो वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर B num2 बड़ा है U num2 से, मैंने उसको कहा कि अगर ये बाबर की जो वैल्यू है वो बड़ी है उमर की वैल्यू से, तो ज़ाहिर बात है कि वो बाबर के ज़्यादा पैसे लगे हैं, तो उमर को चाहिए कि अब वो बाबर को पैसे दे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं उमर विल गिव टू बाबर, लेकिन कितनी वैल्यू वो अभी हम नहीं बता रहे, सिर्फ मैंने इसको भी ये फंक्शन, ये चीज़ बताई है कि कौन किसको पैसे देगा। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसी वैल्यू को, और यहाँ पर एल्स इफ लिख देते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि B num2 छोटा हो U num2 से, यानी कि अगर बाबर के पैसे कम हैं और उमर के ज़्यादा हैं, तो फिर बाबर विल गिव टू उमर, ठीक है। अब ये आ गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स क्या करो, फिर डिटेल के अंदर शो करो, डिटेल के अंदर आप ये शो कर दो no one will give nothing to anybody, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पे डाटा देता हूँ, जैसे बाबर के लगे हैं 10 रुपये और वो ऐड करता है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे ये शो करा उमर विल गिव टू बाबर। अभी कितने पैसे हैं उसका हमने फंक्शन अप्लाई नहीं किया वहाँ पे, तो ये आ रहा है कि उमर विल गिव टू बाबर, लेकिन कितने पैसे हैं वो नहीं पता हमें। वैसे इतना तो पता है कि बाबर के 10 रुपये लगे हैं, तो उमर को चाहिए कि वो बाबर को पैसे दे, कुछ ना कुछ दे, लेकिन वो कितने हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर उमर भी 10 खर्च कर रहा है तो क्या आएगा, नो वन विल गिव नथिंग टू एनीबॉडी, और उमर 1 रुपया और खर्च कर रहा है ज़्यादा, तो अब आएगा बाबर विल गिव टू उमर। ठीक है, यहाँ पे बाबर 2 रुपये खर्च कर रहा है तो इसके 12 रुपये टोटल हो जाते हैं, तो फिर उमर विल गिव टू बाबर। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी सही तरीके से लग चुकी है। अब इसी के अंदर ही मैं आता हूँ, इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड करते हैं हम, एक और ऐड करते हैं कि आप कैच करो, साथ ही में प्राइस को भी कैच करो, हैश प्राइस वाले डिव को भी कैच करो, और उसके अंदर आप क्या शो कर दो, टेक्स्ट के अंदर आकर आप शो करो, आप प्राइस वाले को कैच करके उसको बोलो कि अगर बाबर के पैसे ज़्यादा हैं। अब बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वैसे ही हम माइनस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, अगर बाबर ने खर्च किए 10 रुपये, उसमें से माइनस करते हैं उमर ने खर्च किए 5 रुपये, तो इसको इज इक्वल करता हूँ, तो 5 रुपये बकाया बचे, उसको मैं डिवाइड करता था 2 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 2.5। लेकिन एक मसला है, अगर बाबर खर्च करता है 10 रुपये और माइनस कर देते हैं उमर के उसमें से 20 रुपये, अगर उमर 20 ज़्यादा खर्च कर रहा है तो आंसर आ जाता है -10 में, और डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो वो माइनस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या कहा उसे, अब यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि आप डॉलर कैच करो प्राइस वाले डिव को कैच करो, और यहाँ पर आप टेक्स्ट के अंदर शो करवा दो कि अगर बाबर के पैसे ज़्यादा हैं उमर के पैसों से, तो आप b_num_2 में से माइनस कर दो u_num_2। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, अगर बाबर के पैसे ज़्यादा हैं, बाबर 12 रुपये खर्च रहा है तो उमर 11 रुपये खर्च रहा है, तो वो 12 में से 11 को माइनस करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाकर पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं 2 पर। ठीक है, तो अब ये b_num_2 में से u_num_2 निकलेगा, जो वैल्यू बचेगी वो 2 पे डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आएगा। अब ये देखो ये आएगा यहाँ पर रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 10, यहाँ पर ऐड करते तो 10 आया, यहाँ पर मैं 5 करूँगा तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 2.5, यानी कि वैल्यू वर्क कर रही है। लेकिन जैसे ये 11 होती है तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, वैसे की वैसी वैल्यू रह रही है। बेसिकली मैंने क्या कहा है कि जब वो छोटी हो तो फिर बड़ी हो तो फिर ही इसको माइनस करे, लेकिन अगर मैंने उसको ये नहीं बताया कि अगर ये वैल्यू छोटी हो जाती फिर क्या करे, फिर मैं उसको यहाँ पर बोलता हूँ एक और चीज़। यहाँ पे अभी सिर्फ 2.5 आ रहा है, इसके साथ हम कंकैटिनेशन में थोड़ा सा वर्क करते हैं, प्लस लिखकर डबल कोट्स के अंदर रुपीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा उसके साथ रुपीज़ 6 रुपीज़ भी आ रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं कैच करके उसको बोलता हूँ इसके अंदर आओ और पेस्ट करो। अब मैं उसको क्या बोलूँगा, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है 13, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है उमर की वैल्यू, फिर बाबर में से उमर को माइनस मत करो बल्कि उमर में से बाबर को माइनस करो। ठीक है, होने दोनों ने माइनस ही हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो वो बाबर में से उमर की वैल्यू माइनस करेगा, तो आंसर मेरा प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर उमर की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर वो उमर वाली वैल्यू में से बाबर वाली वैल्यू माइनस करेगा, फिर भी मेरा आंसर प्लस में ही रहेगा। चाहे दोनों में से कोई भी वैल्यू बड़ी हो जाती है, आंसर मेरा प्लस में ही आएगा। तो अब मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि u_num_2 में से b_num_2 को माइनस कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो और रिफ्रेश। अब मैं इसमें से 10 लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, 5 लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, और अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ फिर करता हूँ, तो अब ये 5 रुपीज़ बाबर विल गिव टू उमर। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, एल्स में आके मैं इसको यहाँ पे फिर एक दफ़ा पेस्ट करके तो उसको बोल देता हूँ यहाँ पर क्या शो करो, 0 रुपीज़। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट है इजाफी वाली, तो सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। अब यहाँ पर 10 डाल के ऐड करते हैं तो ये 10 आ गया। यहाँ पे अगर 10 डालेंगे
दोनों की वैल्यूज़ बराबर रखेंगे तो यहाँ पे 0 रुपीज़, नो वन विल गिव नथिंग टू एनीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड करूँगा तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन आती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि किस तरीके से हम ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह और ये किस तरीके से हम इसके अंदर jQuery को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्लाइडर बनाना सीखेंगे कि हम खूबसूरत सा एक ब्यूटीफुल स्लाइडर किस तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।